नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। और आज हम डील करने वाले हैं 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट को। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, व्यापम की तैयारी करते हैं, या आप किसी भी उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहें। या जो भी चीज आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, ये सारा चीज आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। और अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंटेंट का पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल में ही डाला जाता है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई प्रयास हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उन प्रयासों का त्वरित जानकारी आप तक पहुंचे, तो यह अनिवार्यता हो जाती है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हों। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रिवीजन वन लाइनर वाले सेक्शन से। क्या है ये रिवीजन वन लाइनर वाला सेक्शन? तो हर वीडियो के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी अपेक्षा की जाती है कि उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे। और अगले वीडियो में पहले उसी क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसके बाद उस पर्टिकुलर दिन के करंट इवेंट पर हम जाते हैं। तो चलिए ये क्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो के अंतिम स्लाइड में आपसे जो पूछा गया था वो ये था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 2025 की थीम क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एम्पावरिंग इंडियन यूथ। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है, आप सभी को पता है कि अभी हमारी सरकार का यह मानना है कि अभी जो समय हिंदुस्तान का चल रहा है वो अमृत काल का समय है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक युवा जनसंख्या की मात्रा बहुत ज्यादा है और अगर हम इस युवा जनसंख्या का ठीक ठाक स्तर पर यूज कर लें तब हम अपने भारत देश को एक विकसित भारत बना देंगे 2047 तक, अर्थात आजादी के 100 साल तक। और उसके लिए ये अनिवार्यता बन जाती है कि हम ये जो बदलता हुआ परिवेश है विज्ञान की दुनिया में उसके साथ तालमेल बैठा पाएं। और वो तालमेल आप तभी बैठा पाएंगे जब आप अपने यहाँ के यूथ को मोटिवेट करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे कि वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्किल्ड हों और जो ये बदलता हुआ परिवेश है विज्ञान की दुनिया में उसके साथ तालमेल बैठा पाए। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार के नेशनल साइंस डे 2025 में ये थीम रखा गया है कि भारत के जो इंडियन यूथ हैं उन्हें एम्पावर किया जाए ग्लोबल लीडरशिप के लिए, ताकि वो विज्ञान और नवाचार की दुनिया में कुछ नया प्रयास करें जिससे विकसित भारत का जो लक्ष्य है, जो सपना है, वो पूरा हो सके। ठीक है, अब थोड़ा सा नेशनल साइंस डे के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है फरवरी 28 को। ध्यान रखिएगा, यह नेशनल साइंस डे किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु की याद पर नहीं मनाया जाता है, बल्कि मनाया जाता है विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की याद में। और वह महत्वपूर्ण खोज क्या था? तो फरवरी 28 1928 को रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई। किसके द्वारा? डॉक्टर सीवी रमन जी के द्वारा। और इस रमन इफेक्ट में उन्होंने दुनिया के सामने रखा कि लाइट स्कैटर कैसे करता है, उसके और एक नए प्रकार को दुनिया के सामने रखा गया। और जब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक नया तरीका दुनिया के सामने आ गया तब हम समझने लगे कि आखिर आसमान नीला क्यों दिखता है और समंदर का पानी नीला क्यों दिखता है। और आगे चलकर 1930 में इसी खोज की वजह से सीवी रमन जी को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और इस तरह से अभी तक ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें साइंस की दुनिया का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा ये जो खोज है, ये जो रमन इफेक्ट है, आगे चलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत जगह यूज होने लगा, जैसे मेडिकल की दुनिया में और सिक्योरिटी की दुनिया में। तो ये हो गया बात क्या नेशनल साइंस डे को लेकर। और इस बार का थीम क्या है? इंडियन यूथ को एम्पावर करो ताकि वो ग्लोबल लीडरशिप में आए। किस क्षेत्र में? साइंस एंड इनोवेशन के क्षेत्र में, ताकि भारत को विकसित बना सके। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि किस संस्था ने
सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर सूचकांक विकसित किया है? और इसका सही जवाब क्या है? यह सूचकांक विकसित किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इस सूचकांक के माध्यम से ये मेजर करना चाहता है कि कितने एफिशिएंट तौर पर केंद्र और राज्य की सरकारें पब्लिक फंड को यूज कर रही हैं, कितना तार्किक तौर से वो खर्चा कर रही हैं। इस तरह की इससे रिलेटेड एक कंटेंट आज के करंट अफेयर में भी है, तो उसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये है आरबीआई इस क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से ये मेजर करना चाहता है कि केंद्र और राज्य की सरकार कितने एफिशिएंट वे में पब्लिक फंड का यूज कर रही है, खर्चा कर रही है। फरवरी 2025 में अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट किस अंतरिक्ष संगठन ने लॉन्च किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? यह लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है कि चंद्रमा में कई देशों की जो अंतरिक्ष संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ मिशन लॉन्च कर रही हैं। और चंद्रमा में भी किस एरिया पर, पर्टिकुलर साउथ पोल में। तो भारत का तो लक्ष्य भी है कि 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा की धरती में उतारा जाएगा। तो ये जो मिशन है नासा के द्वारा, ये जो पानी का पता लगाने के लिए किया गया है, जब इससे जो भी खोज होगी उन खोज को नासा अपने भविष्य के अन्य मिशन और बाकी दुनिया के प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनके जो भविष्य में मिशन आ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो भी इसमें इस मिशन के सहारे खोजा जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से इंडिजिनस स्वदेशी रूप से विकसित हवा से दागे जाने वाले एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, एसआर अर्थात शॉर्ट रेंज। तो ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, आप समझ ही रहे होंगे, हवा से दागे जाने वाले। तो एक ये हेलीकॉप्टर में इसको अटैच कर दिया जाएगा इस मिसाइल को, और फिर उसके बाद जो टारगेट होगा उसे डिटेक्ट करके वहां पर अटैक किया जा सकता है इस नेवल एंटीशिप मिसाइल सिस्टम से। फरवरी 2025 में अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई आप्रवासन पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? गोल्ड कार्ड। ठीक है, आपको पता ही है, जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उनके जो शुरुआती प्रयास हैं, शुरुआती प्रयास सिटीजनशिप, माइग्रेशन, इमिग्रेशन से ही रिलेटेड हैं। और उसी क्रम में आप ये समझ सकते हैं इस प्रयास को, गोल्ड कार्ड प्रयास को। ये प्रयास क्या था? तो इस प्रयास के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि कोई भी इस गोल्ड कार्ड को खरीद सकता है $5 मिलियन देके, और इस गोल्ड कार्ड को जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसे अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी, जो आगे एक मार्ग बन जाता है किसका? यूएस सिटीजनशिप प्राप्त करने का। ठीक है, एक तरह का प्रयास पहले से चल रहा है ग्रीन कार्ड वाला, बट ये प्रीमियम कार्ड है, आप देख ही रहे हैं, $5 मिलियन देना है। और क्या उद्देश्य है इस गोल्ड कार्ड के पीछे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कहना है कि इस गोल्ड कार्ड के पीछे उद्देश्य यह है कि बड़े बड़े अमीरों को अपने अमेरिका में बुलाया जाए, जिससे वो यहां पर क्या करें, आए, रहें, इन्वेस्टमेंट करें और अमेरिका की वृद्धि में अपना योगदान दें। और जो उनका सपना है मागा का कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस सपने को पूरा करने में वो भी अपना योगदान दे। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चन पिछले क्लास के अंतिम स्लाइड में पूछा गया था, तो उनके ये जवाब रहे। जो छात्र जवाब दिए हैं उनमें से सुमन नेताम जी हैं, लक्ष्मी चंद्राकर जी हैं, रेणुका साहू जी हैं, आकांक्षा पाटिल जी हैं और हरीश जी हैं। तो आप सभी के जवाब बहुत अच्छे थे और आप सभी जो हैं हमारे इस कीप इट अप सेक्शन में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो कीप इट अप सेक्शन है ये है क्यों? ताकि जो बच्चे आंसर देते हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिले, ताकि वो मोटिवेट हों और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से निरंतर बनाए रखें। तो आप लोगों से ये अपेक्षा है कि जैसे अभी तक आप लगातार इन क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, आगे भी जब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप देंगे और आपकी पढ़ाई में निरंतरता भी रहेगी। और अंतिम चयन सूची में नाम अंकित कराने के लिए निरंतरता ही असली कुंजी है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का कंटेंट। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट?
तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? महाराष्ट्र। क्या है ये योजना? तो ये एक प्रकार की वुमेन सेंट्रिक कैश स्कीम है, मतलब महिलाओं को कैश के रूप में कुछ लाभ दिया जाए या कैश दिया जाए, उसी तरह की स्कीम है जैसा आप छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना देख रहे हैं, जिसके तहत जो पात्र लाभार्थी महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 1,000 रुपए देने का प्रावधान है। ठीक उसी तरीके का महाराष्ट्र सरकार की ये योजना थी। अब ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, समझ गए, लेकिन क्या इसी तरह की योजना सिर्फ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चल रही है? नहीं। आप ऐसे इस टेबल से देख सकते हैं कि लगभग 14 स्टेट में वुमेन सेंट्रिक कैश स्कीम चल रही है। अलग अलग नाम से अलग अलग अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है अलग अलग स्टेट में। जैसे कि अभी आप लोग को पता चला कि दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था, जो कई ऐसे विद्वान कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर लाने के लिए उस मैनिफेस्टो के उस पार्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और वह क्या था कि बीजेपी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लेकर आएंगे, जिसमें हर महीने महिलाओं को 25,000 रुपए दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, अर्थात सीधा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और सिर्फ दिल्ली नहीं, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इन सभी राज्यों में अलग अलग नाम से महिलाओं के खातों में कैश भेजने का, पैसे भेजने का ये स्कीम चल रहा है। ठीक है, जो रिसेंट वाले हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं, जो ओवरऑल पुराने हैं वो यहां पर लिखे हैं। 2020-21 के भी स्कीम है, आप एक बार पीडीएफ में अच्छे से देख लेना। और जो अभी रिसेंट में स्कीम्स आए हैं इसी तरीके का, उसका ब्यौरा यहां पर लिखा हुआ है। जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी। महिला समृद्धि योजना, प्रावधान क्या है? 2500 रुपए देना हर महीने। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, जिसमें 1250 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे, पात्र महिलाओं को। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, जिसका नाम क्या है? जो योजना दी जा रही है, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, जिसके अंतर्गत 1500 रुपए देने का प्रावधान है। ठीक है, झारखंड में सीएम है हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2500 रुपए। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना 2000 रुपए। फिर उसके बाद तमिलनाडु में कलेगनार मागिसे उरीमई तित्तम 1000 रुपए। और वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना 1000 रुपए और 1200 रुपए अलग अलग कैटेगरी के लिए रखा गया है। अब बात ये आती है कि ये जो स्कीम है सर, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्यों है चर्चा में? क्योंकि ये जो स्कीम है, इस स्कीम को अब इलेक्शन में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और इसलिए हमारे भारतीय मीडिया में और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी चर्चाओं में ये टॉपिक लगातार बना हुआ है कि कैसे जब भी कोई इलेक्शन आ रहा है तो जो भी पार्टी है वो पार्टी यही वुमेन सेंट्रिक कैश स्कीम लेकर आ रही है, मैनिफेस्टो जारी कर रही है, और ऐसा करने पर उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, वोटर टर्नआउट भी बढ़ रहे हैं, और जो अंतिम रिजल्ट होता है चुनाव का वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये देखिए यहां पर बस एक गूगल सर्च मारना है कि वुमेन सेंट्रिक कैश स्कीम की वजह से हमारे देश के इलेक्शन में क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो ऐसा निकल आएगा। हाउ वुमेन सेंट्रिक स्कीम इनेबल्ड 1.8 करोड़ एडिशनल वोटर्स इन जनरल इलेक्शन 2024। ठीक है, 11 जनवरी 2025 में यह आर्टिकल छपा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, स्वराज्य मग में, मनी कंट्रोल में, और इस अलग अलग आर्टिकल में यही बात कही जा रही है कि ये जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हुआ, जो जनरल इलेक्शन हुआ 2024 में उसमें 1.8 करोड़ महिला वोटर्स एक्स्ट्रा शामिल हुए 2019 की तुलना में। तो जब इतने वुमेन फोकस्ड वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं तो वोटर टर्नआउट बढ़ रहे हैं, और ये बड़े वोटर टर्नआउट इलेक्शन के रिजल्ट को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, और दृष्टिकोण क्या है? ये वाला। अभी रिसेंट में जनवरी 25, 2025 को इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा, एसबीआई रिपोर्ट को इंगित करता हुआ कि सुनामी ऑफ द वुमेन सेंट्रिक डीबीटी स्कीम कैन ब्लीड स्टेट फाइनेंसेस। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज और कई
अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जब महिलाओं को कैश दिया जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, तो महिला सशक्तिकरण करने का एक बहुत अच्छा ये योजना है। और इसी वजह से एक सरकार को देखकर दूसरी सरकार और ऐसे पूरे देश की अलग अलग राज्य सरकार ये स्कीम धीरे धीरे लॉन्च कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा विचार ये कहता है कि सत्ता में वापस बैठने के लिए वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम लाकर आप सत्ता में बैठ तो जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो राज्य की जो तिजोरी है वो खाली हो रही है। और खाली हो रही है वो भी कब? जब राज्य सरकारों के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है और राज्य सरकार कर्ज और ले रही है, लेकिन उस कर्जों से सरकार पूंजी निर्माण ना करके कहां लेकर जा रही है? सब्सिडी पर खर्च कर रही है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम लेकर आ रही है, या अलग अलग प्रकार के जो सोशल वेलफेयर स्कीम है वहां पर खर्चा कर रही है। और ठीक उसकी दूसरी तरफ सरकारों के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो इंडियन टुडे के इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019 से 2022 तक अगर देखा जाए तो कितनी सब्सिडीज बांटी गई हैं अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा, जिसमें हमारा एक स्टेट छत्तीसगढ़ सबसे पहले नंबर पर दिखता है। ठीक है, 7,437 रुपए प्रति व्यक्ति सब्सिडी का बर्डन हुआ है इस टाइम पीरियड पर एवरेज। ठीक है, जिन स्टेट्स को आप यहां पर देख रहे हैं सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं पंजाब को कि प्रति व्यक्ति 3,940 रुपए का सब्सिडी बर्डन है प्रति व्यक्ति, उसी स्टेट को आप यहां पर देख रहे हैं इस लाल रंग के अंदर। और लाल रंग क्या बता रहा है कि मोर देन 50% डेट टू जीडीपी रेशियो है, अर्थात जो भी जीडीपी है उस जीडीपी का कितना अनुपात उधार लेकर ये सरकार ये राज्य बैठी है, तो मोर देन 50%। समझ गए? तो उधार लेकर सब्सिडी बांटना आपके राज्य के वित्तीय प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है। तो सोशल वेलफेयर स्कीम सही बात है, अच्छी बात है, वो करना ही होगा क्योंकि भारत एक समाज कल्याणकारी राज्य है। इसके संविधान में समाज कल्याण करना है ऐसा बताया गया है। लेकिन वो समाज कल्याण वाला जो टूल है वो सत्ता में बैठने का बहुत ही इजी हथियार नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे समाज कल्याण का चोला पहनाकर सत्ता में बैठने का मार्ग बनाएंगे तो उससे आपकी देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि आप वो स्कीम पूरा करने के लिए आप कर्जा पे कर्जा लेते जाएंगे, राजकोषीय घाटा आपका बढ़ता जाएगा, आपके देश में मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी, आपकी रेटिंग कम होने लगेगी, मार्केट में डिमांड कम होने लगेगा, रुपए कमजोर होने लगेगा और इवेंचुअली ये पूरी की पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी। और यही बात हमें अर्थात वोटर्स को भी समझना चाहिए कि जब भी आप फ्री बीज की कैटेगरी में आकर मजा ले रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है खूब फोकट में पैसा मिलने लगे, तो वो इमीडिएट सुख है बस। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर देखें तो इस वजह से जो सरकार देश में राजकोषीय घाटा बढ़ाने वाली है उससे जो देश की इकोनॉमी में नुकसान होगा, जो उसमें एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा वो आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि देश से भिन्न तो आप भी नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीजों में एक रैशनल अप्रोच होना चाहिए, समाज कल्याणकारी योजना आना चाहिए, उस तरफ फंड जाना चाहिए, लेकिन वो सत्ता में बैठ जाने का मात्र एक मार्ग नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमें ही नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वन द एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025? इंडोनेशिया की, चाइना की, इंडिया की, ईरान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीता किसके द्वारा है? इंडिया के द्वारा। ईरान को इंडिया ने हराया। ठीक है, तो ये रही हमारी विजेता टीम। ईरान को इसने फाइनल में 32-25 पॉइंट से हराया। 8 मार्च को यह फाइनल मैच हुआ था, कहां पर? ईरान के तेहरान पे। ठीक है, और इस तरह से भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 5वीं बार यह एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और टोटल कितनी बार हो ही चुका है? 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप चल रही थी, तो ये 6 में से 5 भारतीय महिला टीम ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय नेता को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार मिला? विच इंडियन लीडर रिसेंटली रिसीव्ड द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड? किसे मिला भाई? क्या
डॉक्टर एस जयशंकर जी को मिला, या हमारे मोदी जी को मिला, या हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को मिला, या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मिला? तो इसका सही जवाब क्या है? पीएम मोदी जी को मिला। ठीक है, क्यों मिला, क्यों अवार्ड दिया गया बारबाडोस के द्वारा मोदी जी को ये वाला? क्योंकि उनकी रणनीतिक नेतृत्व बहुत अच्छी थी और कोविड-19 के दौरान उन्होंने काफी सहायता भी बारबाडोस को दिया था, और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए बारबाडोस ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान इन्हें दिया है। ठीक है, अब ये बारबाडोस कहां है? तो जब आप इधर आएंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कैरेबियन सी। क्या मिलेगा? कैरेबियन सी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर करना। तो इसी कैरेबियन सी के ईस्टर्न साइड में एक आइलैंड है, और उस आइलैंड को ही बारबाडोस नेशन, आइलैंड नेशन कहा जाता है, जिसका कैपिटल का नाम क्या है? ब्रिज टाउन। अब ये वाला जो एरिया है, ये आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से अब समझना होगा मैपिंग के दृष्टिकोण से, क्योंकि पैनामा कैनल जो है वो भी न्यूज में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम पैनामा कैनल को ले लेंगे, क्योंकि उसका निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है, काफी वहां उसके निर्माण में काफी सेक्रीफाइस हुए हैं। फिर उसके बाद बात उठ रही थी कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसको क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया गया है? जाएगा नहीं, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है ये बहुत ज्यादा भी न्यूज में है, हेती भी न्यूज में है। तो मैपिंग की दृष्टि से जो भी ऐसे स्थान न्यूज में रहते हैं किसी भी घटना से, उन स्थानों को एक बार देख लो, मैपिंग अच्छी हो जाएगी, चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, एक्सरसाइज खंजर भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? एक्सरसाइज खंजर इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, किर्गिस्तान की, ताजिकिस्तान। तो सही जवाब क्या है? सॉरी, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ठीक, तो 12th एडिशन का ये इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुआ, चल रहा है। कब तक चलेगा? तो 10 से 23 मार्च 2025 तक चलेगा। 2011 में ये एक्सरसाइज शुरू हुआ था और तब से ये एनुअल इवेंट बन गया है, अर्थात हर दिन हर साल हो रहा है। 2024 वाला यह इवेंट भारत में हुआ था। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के माध्यम से क्या किया जा रहा है? तो इसके माध्यम से इंश्योर किया जा रहा है, रिइंफोर्स किया जा रहा है कोऑपरेशन इन रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म बिटवीन दिस इंडिया एंड किर्गिस्तान कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 58 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब क्या है? माधव नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को 58 टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया, और इस तरह से सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। टोटल टाइगर रिजर्व अब मध्य प्रदेश में कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। तो ये जो माधव नेशनल पार्क है ये 9th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और इतने सारे टाइगर रिजर्व होने के कारण ही मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में इस इमेज में कितना दिख रहा है? छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व दिख रहे हैं। उदंती सीता नदी, अचानक मार्ग, इंद्रावती, गुरु घासीदास, तमोर, पिंगला। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहां पर है ये माधव नेशनल पार्क। तो ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क है, और उनमें से माधव नेशनल पार्क आपको शिवपुरी के पास यहां पर दिखेगा, ग्वालियर प्लेट्यू के पास। ठीक है, तो ये रहा उसका लोकेशन। तो चलिए सबसे अंतिम में रिवीजन वन लाइनर क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द थर्ड साबा वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल इन 2025 एंड विच फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी वाज हिट बाय साइक्लोन गारांस इन फरवरी 2025? तो इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूं। और अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, कल मिलूंगा
कल के इंपॉर्टेंट कंटेंट को लेकर कल के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।